नमस्कार, मैं दीपक कुमार राठौर, लाइब्रेरियन एसबीएन गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बड़वानी से हूँ। यूजीसी एचआरडीसी डीएवी इंदौर द्वारा आयोजित थर्ड फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम में मैं अपना ई कंटेंट टॉपिक सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन सूचना के स्रोत प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस टॉपिक के माध्यम से हम समझेंगे कि सूचना के स्रोतों से हमारा क्या आशय है, सूचना के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं एवं इससे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण भी प्रस्तुत किए जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सूचना के स्रोतों से क्या आशय है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी विषय का साहित्य उसका आधार होता है। इसके द्वारा मानव उपलब्धि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सामान्यतः साहित्य की प्रकृति भिन्न भिन्न एवं बहुभाषी होती है। वर्तमान समय की बात करें हम तो वर्तमान समय में 80 से अधिक भाषाओं में साहित्य का प्रकाशन किया जा रहा है। अतः ज्ञान के इस विस्फोट के कारण ही सूचनाओं में काफी वृद्धि हो रही है। सूचना के स्रोत किसी भी सूचना प्रसारण के महत्वपूर्ण साधन होते हैं। इन सूचना स्रोतों के माध्यम से ही सूचना का संग्रहण एवं पुनः प्राप्त कर नवीन सूचना तथा विचारों का निर्माण किया जाता है। प्रलेख विभिन्न सूचना स्रोतों के तथा सूचना प्रसारण के महत्वपूर्ण साधन होते हैं। इन प्रलेखों के माध्यम से ही सूचनाओं का संग्रहण कर एवं उन्हें पुनः प्राप्त कर नवीन सूचनाओं का निर्माण किया जाता है। अतः साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि सूचना स्रोत से आशय ऐसे स्रोतों से होता है जो आंकड़ों, तथ्यों एवं सूचनाओं को परिष्कृत रूप में प्रस्तुत कर उपयोगकर्ताओं की विभिन्न प्रकार की सूचनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। सूचना के स्रोतों के प्रकार के बारे में समझेंगे। सूचना के स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। आधुनिक पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार के प्रलेख उपलब्ध होते हैं। आधुनिक युग के परिप्रेक्ष्य में इन सूचना स्रोतों की पुनः समीक्षा करके इन्हें श्रेणीबद्ध करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज सूचना के स्रोतों में नवीन एवं नवीनतम प्रकार के स्रोत निर्मित होकर सामने आ रहे हैं। अतः इन नवीनतम स्रोतों को हम निम्नलिखित दो चरणों में बांट सकते हैं। पहला प्रलेखीय स्रोत डॉक्यूमेंट्री सोर्स, दूसरा अप्रलेखीय स्रोत नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स। प्रलेखीय स्रोत से आशय क्या है, कौन कौन से स्रोत प्रलेखीय स्रोत होते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। प्रलेखीय स्रोत यह प्रलेख प्रिंट अथवा मुद्रित स्वरूप में होते हैं। ये विचारों को मुद्रित रूप में विनिमय करने का एक साधन होते हैं। परंपरागत प्रलेखों के अंतर्गत पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि सम्मिलित किए जाते हैं। मतलब जो बुक्स होती है, periodicals होते हैं, पत्र पत्रिकाएं होती है, समाचार न्यूज़पेपर्स होते हैं, ये सभी जो है प्रलेखीय स्रोत में सम्मिलित किए जाते हैं, जिन्हें हम मूल प्रलेख मानते हैं। आधुनिक युग में सूचना के स्रोतों के स्वरूपों में एवं प्रकृति में निरंतर परिवर्तन और वृद्धि हो रही है, जिसके आधार पर प्रलेखीय स्रोत को निम्नलिखित तीन भागों में बांटा गया है। मतलब प्रलेखीय स्रोत को फिर से पुनः तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, पहला प्राथमिक स्रोत, दूसरा द्वितीयक स्रोत, तीसरा तृतीयक स्रोत, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अप्रलेखीय स्रोत से हमारा क्या आशय है। अब अप्रलेखीय स्रोत कौन से होते हैं, अब इसके बारे में समझते हैं। ये अप्रलेखीय स्रोत, यह स्रोत वह स्रोत होते हैं जो मुद्रित मतलब प्रिंट अथवा प्रकाशित रूप में नहीं होते हैं, ठीक है। यह स्पष्ट स्वरूप में होते हैं तथा इन्हें सरलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक। इन स्रोतों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला औपचारिक स्रोत, दूसरा अनौपचारिक स्रोत। शोध संस्थान, औद्योगिक संस्थाएं, राजकीय विभाग, विश्वविद्यालय, परामर्शदाता आदि संस्थाओं की जो सूचनाएं, पाम्पलेट एवं उनके जो चार्ट होते हैं, ये सभी जो है अनौपचारिक स्रोत, अप्रलेखीय स्रोत माने जाते हैं। निम्न चार्ट के माध्यम से हम सूचना के स्रोतों को भलीभांति समझ सकते हैं। सूचना के स्रोत को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रलेखीय स्रोत, दूसरा अप्रलेखीय स्रोत। प्रलेखीय स्रोत को पुनः तीन भागों में बांटा गया है। प्राथमिक स्रोत मतलब प्राइमरी सोर्सेस, द्वितीयक स्रोत सेकेंडरी सोर्सेस, तृतीयक स्रोत टर्टियरी सोर्सेस। अप्रलेखीय स्रोत को पुनः दो भागों में बांटा गया है, औपचारिक और अनौपचारिक, ठीक है। अब डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय के प्रलेखों को उनकी भौतिक विशेषता के आधार पर निम्न प्रकार से बांटा गया है। प्रचलित प्रलेख, इस तरह के प्रलेख पुस्तकालय के परंपरागत प्रलेख होते हैं, जो साधारणतः लिखित या मुद्रित प्रिंट स्वरूप में होते हैं, जैसे बुक्स, periodicals, मैप्स, ये सब प्रचलित प्रलेख के अंतर्गत आते हैं। अब नव प्रचलित प्रलेख, नव प्रचलित प्रलेख इस तरह के प्रलेख पुस्तकालय के परंपरागत प्रलेखों की भांति लिखित या मुद्रित स्वरूप में होते हैं, परंतु इसमें जो सूचना होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, वो एक विशिष्ट प्रकार की सूचना होती है, जैसे स्टैंडर्ड्स, पेटेंट, ये सब भी जो है नव प्रचलित प्रलेख कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अप्रचलित प्रलेख,
अप्रचलित प्रलेख, इस तरह के प्रलेख पुस्तकालय में अपरंपरागत प्रलेख होते हैं जो साधारणतः लिखित या मुद्रित स्वरूप में नहीं होते, मतलब ये प्रिंट या लिखित में नहीं होते, बल्कि इनको पढ़ने के लिए, देखने के लिए एक विशेष उपकरण या मशीन की आवश्यकता होती है। इनको पढ़ने के लिए हमें एक मशीन या उपकरण की आवश्यकता रहती है। जैसे ऑडियो ऑडियो विजुअल्स, माइक्रोफॉर्म्स, ये सभी को पढ़ने के लिए, देखने के लिए हमको एक विशेष मशीन या उपकरण की आवश्यकता होगी। जैसे आपने को कोई ई डाटाबेस या कुछ सीडी ड्राइव या पेन ड्राइव से कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ना है या अथवा देखना है, तो उसके लिए हमें एक कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। इस तरह के जो प्रलेख होते हैं ये अप्रचलित प्रलेख की कैटेगरी में आते हैं। अब है निरूपक प्रलेख। निरूपक प्रलेख, इस तरह के प्रलेख वैसे होते हैं जो लिखित या मुद्रित स्वरूप में नहीं होते, परंतु मानव मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं। जैसे फोटोग्राफी है, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी है, ये सभी निरूपक प्रलेख की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है। अब डेनिस ग्रोवर के अनुसार प्रलेखों का विभाजन 3 श्रेणियों में किया गया है। पहला प्राथमिक स्रोत, दूसरा सेकेंडरी स्रोत, तीसरा टर्टियरी सोर्सेज। प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, तृतीयक स्रोत। ठीक है। डेनिस ग्रोवर ने अपने सूचना स्रोतों को जिन 3 भागों में बांटा गया है, उन सूचना स्रोतों का वर्गीकरण हम निम्न चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है। अब प्राथमिक, सबसे पहला है प्राथमिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत से आशय ऐसे स्रोतों से होता है जो शोध एवं विकास के नए प्रयोगों के विवरण अथवा पुराने विचारों की नई व्याख्या के प्रथम प्रकाशित अभिलेख होते हैं। इन स्रोतों द्वारा प्रदान की जाने वाली सूचनाएं मौलिक होती है तथा इनके माध्यम से शोधकर्ता अपने शोध परिणामों या शोध प्रगति को अन्य वैज्ञानिकों या जन समुदाय तक पहुंचा सकते हैं। इसमें नवीनतम सूचनाएं संग्रहित की जाती है। यह स्रोत व्यापक रूप से बिखरे हुए एवं असंगठित होते हैं। प्राथमिक स्रोतों में प्रदान गई सूचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, परंतु इनको ढूंढना एवं उपयोग करना एक कठिन कार्य है। प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत कौन कौन से प्रलेख आ सकते हैं, ये हम देखते हैं। सामयिक प्रकाशन, शोध प्रतिवेदन, सम्मेलन कार्यवाही, पेटेंट, मानक, शोध प्रबंध, मानचित्र, हस्तलिखित सामग्री। ठीक है। अब द्वितीयक स्रोत। द्वितीयक स्रोत से आशय ऐसे स्रोतों से होता है जो प्राथमिक स्तर पर आधारित होते हैं। इसमें मौलिक सूचना को किसी निश्चित उद्देश्य के लिए परिवर्तित कर पुनः संगठित किया जाता है। द्वितीयक स्रोत जो होते हैं प्राथमिक स्रोत की अपेक्षा आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इन द्वितीयक स्रोतों के अंतर्गत सामयिक प्रकाशन, संदर्भ ग्रंथ, शब्दकोश, विश्वकोश, अनुक्रमणी पत्रिकाएं, सारकरण पत्रिकाएं, हस्त पुस्तिकाएं, नियम पुस्तिकाएं। ठीक है। अब तृतीयक स्रोत। तृतीयक स्रोत से आशय क्या है? तृतीयक स्रोत से आशय उन स्रोतों से होता है जो पाठक को प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोत उपयोग करने में सहायता प्रदान करते हैं। यह स्रोत अधिकांश विषय ज्ञान प्रदान कर अतिरिक्त सूचनाएं प्रदान करते हैं। इन स्रोतों का मुख्य उद्देश्य शोधकर्ता एवं विशेषज्ञों को प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों के प्रयोग हेतु वांछित सूचना एवं प्राप्ति में खोजना एवं सहायता प्रदान करना होता है। तृतीयक स्रोत के अंतर्गत ग्रंथ सूचियों की सूची, निर्देशिकाएं, साहित्य सूची, शोध सूचियां एवं वार्षिकाएं सम्मिलित की जा सकती है। ठीक है। अब हम इन सूचना के विभिन्न स्रोतों को विस्तृत रूप से समझते हैं। प्राथमिक स्रोत में सबसे पहले सामयिक प्रकाशन। सामयिक प्रकाशन जो है प्राथमिक स्रोतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सामयिक प्रकाशन जो होते हैं वो एक निश्चित अवधि में प्रकाशित किए जाते हैं। जैसे कोई पत्रिका, जर्नल सप्ताह में एक बार प्रकाशित होती है, मासिक होती है, त्रैमासिक होती है, अर्धवार्षिक होती है या वार्षिक अवधि में प्रकाशित की जाती है। प्राथमिक स्रोतों का एक बड़ा अंश सामयिक प्रकाशन के रूप में प्रकाशित होता है। शोध परिणाम जो होते हैं सर्वप्रथम प्राथमिक स्रोतों में ही प्रकाशित किए जाते हैं। यह प्रलेख वैज्ञानिक सूचनाओं के विनिमय के प्रमुख संचार माध्यम होते हैं। सामयिक प्रकाशन में सूचना बुक्स की तुलना में अधिक अपडेट होती है। प्राथमिक स्रोतों की मुख्य विशेषता यह है कि इन्हें भिन्न भिन्न रूपों में उपयोग किया जा सकता है। जैसे कोई उपयोगकर्ता या पाठक अगर कोई नई सूचना प्राप्त करना चाहता है तो उस नई सूचना को नए अंक के माध्यम से अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। साथ ही साथ यदि उसको कोई पुरानी सूचना इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति जो है पुराने अंक या इशू के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। इसलिए प्राथमिक स्रोत सामयिक प्रकाशन जो होते हैं वो प्राथमिक स्रोतों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसके महत्वपूर्ण उदाहरण जो है कुछ उदाहरण मैं दे रहा हूँ। ये जैसे एक इंडियन जर्नल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इंडियन जर्नल ऑफ बायोमेट्रिक्स है, जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है,
मतलब जितने भी जर्नल पत्रिकाएं होती है ये इसके प्रमुख उदाहरण से। शोध प्रतिवेदन जो है शोध की प्रगति के संबंध में नवीनतम सूचना प्रदान करते हैं। इन प्रतिवेदनों की सूचना मौलिक होती है। साधारणतः यह प्रतिवेदन अर्ध प्रकाशित या अप्रकाशित रूप में उपलब्ध होते हैं। संस्था में किए जाने वाले शोध परिणाम प्रगति विवरण के रूप में समय समय पर प्रकाशित किए जाते हैं। आधुनिक समय की बात करें हम तो आधुनिक समय में शोध प्रतिवेदन का उपयोग पत्रिकाओं की अपेक्षा अधिक किया जा रहा है। ठीक है, इससे कुछ एग्जाम्पल देखें अपन, जैसे फिजिक्स रिसर्च रिपोर्ट, लाइब्रेरी एनुअल रिपोर्ट, यह शोध प्रतिवेदनों के कुछ एग्जाम्पल्स है। सम्मेलन कार्यवाही, सम्मेलन कार्यवाही में अंतर्गत रिसर्च कार्यों के संबंधित समय समय पर अनुसंधानकर्ताओं के सेमिनार, सम्मेलन, वर्कशॉप, कार्यशाला आदि आयोजित की जाती है, जिसमें अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान कार्य रिसर्च संबंधित वर्ग के संबंधित सूचनाओं को आलेख आर्टिकलों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह सूचना के प्राथमिक स्रोत होते हैं। प्रत्येक के लिए यह संभव नहीं होता है कि इन आयोजनों में वे स्वयं उपस्थित हो सके, अतः इन सम्मेलनों की कार्यवाही इन आर्टिकलों को एक पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया जाता है, जिनका उपयोग शोधकर्ता अपने शोध कार्य में कर सकता है। इस प्रकार के सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए लेख नवीनतम आविष्कारों को सर्वप्रथम प्रकाश में लाते हैं। वैज्ञानिक तथा तकनीकी सूचना के संचार में यह आलेख महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एकश्व पेटेंट, पेटेंट जो है वो शासन एवं अन्वेषक मतलब रिसर्चर जो होता है उसके बीच हुए समझौतों का एक प्रमाण होता है। इसके द्वारा मशीन रचना, उत्पादन आदि को बनाने, उसको बेचने तथा उसको उपयोग करने के लिए एक निश्चित अवधि का एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। किसको प्राप्त होता है? जिन्हें रिसर्च करा है उसको प्राप्त हो जाता है। विद्वान एवं शोधकर्ताओं की नई खोज, नवीनतम कार्य करने का पर सरकार द्वारा एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। यह एक सरकारी प्रमाण होता है। इस पर सरकारी मुद्राएं भी लगी रहती है। इस प्रकार इसका प्रकाशन सरकारी व अर्ध सरकारी संस्थाएं समय समय पर करती है। भारत में यह प्रमाण पत्र जो है भारत पेटेंट कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण संस्था है पेटेंट के इसमें। ठीक है, और ये भारतीय पेटेंट कार्यालय जो है इसको प्रकाशित भी करता है। ओके, ठीक है। मानक जो होते हैं विविध वस्तु सामग्री और क्रियाकलापों में एकरूपता बनाए रखने के लिए एवं उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए गुणों के आधार पर वस्तुओं के मानक बनाए जाते हैं। इनका औद्योगिक समुदाय में बहुत अत्यधिक महत्व होता है। उद्योगों में उत्पादन की विधियाँ आदि की सूचना प्रदान करने के लिए मानक महत्वपूर्ण सूचना स्रोत होते हैं। आजकल उद्योगों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी समानता एवं एकरूपता के लिए धीरे धीरे मानक अपनाए जाने लगे हैं। किसी वस्तु के मानक द्वारा उसकी विश्वसनीयता सुनिश्चित हो जाती है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 300 से अधिक मानक प्रदान किए जा रहे हैं। इसके लिए भारत में भारतीय मानक ब्यूरो संस्था कार्यरत है। मानक एक प्रलेख होता है जो वस्तु विशेष की उत्पादन प्रणाली, गुण, नापतोल प्रणाली आदि से संबंधित जो सूचना प्रदान करता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन (ISO), इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट (ISI) इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। शोध प्रबंध, डिसर्टेशन और थीसिस। ठीक है, शोध प्रबंध जो है वो किसी भी विशेष क्षेत्र में मौलिक कार्य होते हैं। यह विषय संबंधित शोधकर्ताओं हेतु सूचनाओं को प्रदान करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत होता है। विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के लिए प्रत्येक शोधार्थी को एक शोध प्रबंध प्रस्तुत करना पड़ता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संबंधित विषय में शोध पद्धति में शोधकर्ता की निपुणता को परखना है। ठीक है। मानचित्र, मानचित्र जो है पृथ्वी की सतह से किसी भाग के स्थानों, नगरों, देशों, पर्वत, नदी आदि की स्थिति पैमाने की सहायता से कागज पर लघु रूप में बनाता है। जिस प्रकार सूक्ष्मदर्शी किसी छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, उसी प्रकार मानचित्र किसी बड़ी चीज को छोटा करके दिखाता है। ठीक है, इसमें क्या है कि पर्यटन, भ्रमण, सभ्यता, संस्कृति इसके बारे में जो काम करते रिसर्च करते हैं, शोधकर्ता को पूरा करते हैं, शोध को पूरा करते हैं, वो इनके संबंधित जानकारी मानचित्रों के माध्यम से उनको प्राप्त की जाती है। हस्तलिखित सामग्री, हस्तलिखित सूचना के ऐसे स्रोत होते हैं जिसमें व्यक्तिगत डायरी, मुद्रित शिलालेख आदि जो सम्मिलित किए जा सकते हैं। हम आगे सूचना के द्वितीयक स्रोत के
इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में विस्तृत रूप से समझते हैं। सामयिक प्रकाशन, जैसे आपने पहले भी देखा कि सामयिक प्रकाशन जो है वो प्राथमिक स्रोत में भी शामिल किए गए हैं और द्वितीयक स्रोतों में भी शामिल किए हैं। इसको हम अगर अलग करें तो सामयिक प्रकाशन में जो प्राथमिक स्रोतों में शामिल किए हैं उसमें सूचनाएं मौलिक होती है, परंतु जो द्वितीयक स्रोतों में सामयिक प्रकाशन सम्मिलित किए गए हैं वो सूचनाएं मौलिक नहीं होती। मतलब वो सूचनाएं वो होती है जो प्राथमिक स्रोतों में जो सूचना पहले से प्रकाशित हुई है उनको दोबारा से अपडेट करके या कुछ उस पर रिव्यू करके वापस से पुनः प्रकाशित किया जाता है। ऐसे सामयिक प्रकाशन द्वितीय स्रोतों के अंतर्गत आते हैं, जैसे फार्मा रिव्यू इसे द्वितीय स्रोतों का एक अच्छा उदाहरण है। अनुक्रमणी पत्रिकाएं, अनुक्रमणी पत्रिकाएं द्वितीय स्रोतों में ऐसी पत्रिकाएं होती है जिसमें प्राथमिक प्रकाशित में प्रकाशित होने वाले आर्टिकल्स लेखों को सम्मिलित किया जाता है, जिसकी सहायता से कोई भी शोधकर्ता उस आर्टिकल तक आसानी से पहुंच जाता है। जैसे लाइब्रेरी लिटरेचर, रीडर्स गाइड, पीरियोडिकल लिटरेचर, ये सभी जो है उदाहरण अनुक्रमणी पत्रिकाएं इंडेक्सिंग पीरियोडिकल्स के एक उदाहरण है। सारकरण पत्रिकाएं, सारकरण पत्रिकाएं पत्रिकाएं जो होती है वो विद्वानों उपयोगकर्ता के अमूल्य समय बचाने के लिए उपयोग की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे पाठकों को जानकारी प्रदान करना है जो अपनी व्यस्तता के कारण मौलिक डॉक्यूमेंट पूर्ण रूप से पढ़ नहीं पाते। तो मूल डॉक्यूमेंट में, मूल प्रलेख में जो सूचनाएं विस्तृत रूप में दी जाती है उन सूचनाओं को सारकरण कर एक पत्रिकाएं प्रकाशित, जर्नल प्रकाशित किए जाते हैं जिसमें उन आर्टिकल और लेखों का सारकरण कर किया जाता है, जिसे केमिकल एक्सट्रैक्ट, बायोलॉजिकल एक्सट्रैक्ट इसके मुख्य उदाहरण हैं। ठीक है। संदर्भ ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ प्राथमिक स्रोत में सूचनाएं प्रकाशित की जाती है, वह भिन्न भिन्न विषयों एवं अव्यवस्थित रूप में होती है। संदर्भ पुस्तकों के अंतर्गत इन सूचनाओं को अत्यंत व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत किया जाता है। इन ग्रंथों में ज्ञात सूचनाओं का संकलन एवं संगठन इस प्रकार किया जाता है कि अभी सूचना जो हमें चाहिए वो तत्काल और शीघ्र हमें प्राप्त हो जाए। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि संदर्भ पुस्तकें ऐसी पुस्तकें होती है जिनका उपयोग शोधकर्ता केवल आवश्यकता पड़ने पर कर सकता है। जिन उपयोगकर्ता को गहन अध्ययन करना होता है वो इन संदर्भ ग्रंथों का इस्तेमाल करता है। ठीक है। तृतीयक स्रोत, तृतीयक स्रोतों में ग्रंथ सूचियों की सूची, इस प्रकार के स्रोत में ग्रंथ ग्रंथों की एक सूची प्रकाशित की जाती है। अभी तक वर्तमान में कितनी बुक्स प्रकाशित की जा चुकी है, इन प्रकाशित पुस्तकों की एक सूची तैयार की जाती है। ये सूचियाँ जो है सब्जेक्ट वाइज, ऑथर वाइज और पब्लिशर वाइज हो सकती है। हमें इससे हमें ये ज्ञात होता है कि इस विषय पर कौन कौन सी पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी है, हम उस पुस्तक को आसानी तक पहुँच सकते हैं। निर्देशिकाएँ, निर्देशिका में किसी व्यक्तियों, संगठनों एवं अन्य किसी महत्वपूर्ण संस्थानों के नाम एवं पते एवं उनके कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल होते हैं। सपोज उदाहरण के लिए हमें किसी संस्थान का कॉन्टैक्ट नंबर ज्ञात करना है तो हम उसे टेलीफोन डायरेक्टरी से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की निर्देशिकाएं जो होती है वो तथ्य स्रोत का एक माध्यम होती है। वार्षिकाएं, वार्षिकाएं जो होती है देश भर में की गई गतिविधियों को प्रकाशित करती है। हमारे देश में वर्ष भर में जितनी भी महत्वपूर्ण गतिविधियां होती है उन सभी गतिविधियों को वार्षिकाओं में प्रकाशित किया जाता है। जैसे इंडिया 2020 ईयर बुक द स्टेटमेंट्स, ये जो है वार्षिका ईयर बुक के एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। शोध सूचियाँ, शोध सूचियों में प्राथमिक एवं द्वितीयक सूचनाओं के आधार पर एक सूची तैयार की जाती है कि वर्ष भर में इस विषय पर, इस टॉपिक पर कितने रिसर्च हुए। इन सभी रिसर्चों की एक लिस्ट, एक सूची बनाई जाती है जिससे शोधकर्ताओं को अपने वांछित सूचना तक पहुंचने में आसानी होती है। थैंक यू, धन्यवाद।